24 वर्षीय डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के डिब्रूगढ़ शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा थीं। डॉक्टर सरिता अस्पताल के महिला रोग विभाग से संबंधित थीं। 8 मई 2014 की रात को वह इसी विभाग में ड्यूटी कर सुबह 4 बजे विश्राम गृह में आराम करने के लिए चली गईं। 9 मई 2014 की सुबह जब डॉक्टर सरिता के स्टाफ की नर्स उनके केबिन में पहुंची तो उसे डॉक्टर सरिता वहां नहीं मिली। नर्स ने सोचा कि डॉक्टर तोष्णीवाल नाइट ड्यूटी करने के बाद विश्राम गृह में चली गई होंगी, इसलिए उन्हें देखने के लिए वह वहां चली गई। डॉक्टर सरिता विश्राम गृह में कंबल ओढ़े हुए लेटी थीं। नर्स ने पहले उन्हें उठाने के लिए आवाज़ दी, बाद में हाथ से हिलाया, लेकिन उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। नर्स ने जब धीरे से डॉक्टर सरिता का कंबल हटाया तो उसकी चीख निकल गई। डॉक्टर सरिता का शरीर खून से लथपथ था और उनकी गर्दन में चाकू घुसा हुआ था। नर्स बदहवासी की हालत में चीखते हुए बाहर की ओर भागी। वह रोने और चीखने के अलावा किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, सिर्फ बार बार हाथ से विश्राम गृह की तरफ इशारा कर रही थी। उसका इशारा समझ डॉक्टर और अस्पताल के अन्य कर्मचारी विश्राम गृह पहुंचे और वहां डॉक्टर सरिता की हालत देखकर दंग रह गए। डॉक्टर सरिता अब इस दुनिया में नहीं थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। पुलिस ने जब घटना स्थल का मुआयना किया तो उसने देखा डॉक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ब्लेड से की गई थी और हत्या के बाद ब्लेड को गले में ही छोड़ दिया गया था। डॉक्टर सरिता के सारे कपड़े उतरे हुए थे। इससे पुलिस को उनके साथ दुष्कर्म होने की आशंका भी हुई। इसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना डॉक्टर सरिता के परिवार को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए रात्रि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्सों और वार्ड बॉय से भी पूछताछ की। डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल के पिता किशनलाल और मां कृष्णा मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और सालों पहले असम आकर बस गए थे। उनके पिता का अपना व्यवसाय था। घटना वाले दिन सरिता की मां कृष्णा राजस्थान गई हुई थीं। असम मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से डिब्रूगढ़ में तहलका सा मच गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय एसपी राणा भुइया ने इस मामले की जांच की कमान खुद संभाली। पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस ने सारे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा किया। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही थी तब एक पुलिस अफसर की निगाह वार्ड बॉय किरू मैक के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के ताज़ा निशान थे। पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने उससे तीखे स्वर में सीधा सवाल किया, तुमने डॉक्टर सरिता की हत्या क्यों की? उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे क्या? किरू मैक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसने कहा, सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी ड्यूटी पर था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने कहा, ठीक है, थाने चलकर गलतफहमी दूर कर लेते हैं और उसे साथ लेकर पुलिस थाने लौट आई। जब पुलिस ने थाने पहुंचकर किरू मैक से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या की है। लेकिन उसने यह काम अकेले नहीं किया। उसके साथ इस हत्या में डॉक्टर सरिता का बैचमेट डॉक्टर दीपमणि सैकिया भी शामिल है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस ने किरू मैक और डॉक्टर दीपमणि सैकिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर सरिता के नाखूनों के अंदर फंसी स्किन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया ताकि उसका मिलान किरू मैक की स्किन से कराया जा सके। इस घटना से पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर दीपमणि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन वह अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता और हकीकत सामने नहीं आ जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
पुलिस को डॉक्टर सरिता के घर वालों से पता चला कि डॉक्टर सरिता की शादी उनके बैचमेट डॉक्टर रोशन अग्रवाल के साथ 7 जुलाई 2014 को होनी थी। यह उन दोनों का प्रेम विवाह था और दोनों के परिवारों की सहमति से हो रहा था। काफ़ी भाग दौड़ के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर दीपमणि समझ चुका था कि अब उसका बचना किसी तरह से भी संभव नहीं है, इसलिए उसने पुलिस पूछताछ में सरिता की हत्या की पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि डॉक्टर सरिता की हत्या की योजना उसने खुद बनाई थी, जबकि किरू मैक को उसने लालच देकर इस पाप में शामिल किया था। डॉक्टर दीपमणि ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह, डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रोशन असम मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। 24 साल की डॉक्टर सरिता स्वभाव से हंसमुख और खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थी। उन तीनों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। तीनों के बीच खूब बातें होती थीं, आमने सामने भी और फ़ोन पर भी। इस सब के चलते दीपमणि सरिता से एक तरफा प्यार करने लगा था, लेकिन कभी भी अपने मन की बात वह सरिता से नहीं कर पाया था। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि दोनों महिला रोग चिकित्सक के रूप में एमबीबीएस कर रहे थे, इसलिए एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में दोनों की ड्यूटी इसी विभाग में साथ साथ लगी हुई थी। जबकि डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विषय अलग था, इसलिए उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगी। डॉक्टर सरिता की शादी डॉक्टर रोशन के साथ दोनों परिवारों की सहमति से तय हो चुकी थी। साथ ही साथ डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से मोबाइल पर भी बात करते थे। डॉक्टर सरिता एक समझदार लड़की थीं। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसके साथ बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी शादी तय हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि किसी के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। दीपमणि को डॉक्टर सरिता का इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। उसने उन्हें कई मैसेज किए ताकि वह उसकी भावनाओं को समझ सकें, लेकिन डॉक्टर सरिता ने उसे बुरी तरह लताड़ लगा दी। दीपमणि को सरिता का यह व्यवहार अपना अपमान लगा और उसने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दीपमणि यह काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वार्ड बॉय किरू मैक की मदद लेने का फैसला किया, जो पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका था और किसी की सिफारिश पर अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय का काम कर रहा था। दीपमणि ने किरू मैक को लालच दिया कि वह उसकी नौकरी अस्पताल के अध्यक्ष से कहकर स्थायी करा देगा। इसके बाद डॉक्टर दीपमणि ने किरू मैक को अपनी योजना समझाई। दोनों ने 24 अप्रैल का दिन घटना को अंजाम देने के लिए तय किया, लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सरिता काफ़ी बिजी थी, इसलिए योजना सफल नहीं हो सकी। पहली योजना विफल होने के बाद दोनों ने 9 मई की नई तारीख तय की। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता ड्यूटी पर आईं। दीपमणि भी उस दिन नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। इसके बावजूद वह घर न जाकर अस्पताल में ही छुपकर बैठ गया। उसने किरू से कह दिया था कि जब भी मौका मिले हर हाल में आज काम को अंजाम दे देना है। रात भर ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर सरिता करीब 4 बजे विश्राम गृह में जाकर सो गईं। वहां पहले से एक नर्स सोई हुई थी। करीब 5 बजे अस्पताल में छुपे हुए डॉक्टर दीपमणि ने किरू मैक से कहा कि वह विश्राम गृह में सो रही नर्स से जाकर कहे कि उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, इसलिए वह अब अपने घर जाए। इसके बाद किरू विश्राम गृह पहुंचा और नर्स को जगाकर बोला, 7 बज गए हैं, घर नहीं जाना क्या? लेकिन उस समय सिर्फ 5:30 ही बजे थे। नर्स नींद में थी, लेकिन उसे लगा कि किरू कह रहा है तो 7 ही बजे होंगे, और वक्त पर ध्यान न देकर वह अपने घर के लिए निकल गई। नर्स के जाने के लगभग 10 मिनट बाद दोनों विश्राम गृह पहुंचे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। डॉक्टर दीपमणि ने सर्जिकल ब्लेड, फिनाइल और ग्लव्स का इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। डॉक्टर सरिता गहरी नींद में थी। दोनों ने मिलकर उनका गला दबाना शुरू किया। इससे उनकी आंख खुल गई और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने
किरू मैक का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसके गालों पर डॉक्टर सरिता के नाखूनों के निशान बन गए। गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो चुकी थी, लेकिन दीपमणि उन्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए सर्जिकल ब्लेड से उनके गले की नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने डॉक्टर सरिता के कपड़े उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। पुलिस ने किरू की निशानदेही पर डॉक्टर सरिता का मोबाइल उसके कमरे से बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता लगा कि उन्होंने रात में आखिरी कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। जांच में पता लगा डॉक्टर सरिता ने पिछले 1 महीने से डॉक्टर दीपमणि को ना तो कोई फ़ोन किया था और ना ही कोई मैसेज भेजा था। पुलिस ने गंभीर पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे इस मामले में डॉक्टर दीपमणि के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को साजिशन फंसाया गया है और उन्हें अदालत से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि एक परिवार के रूप में हमें आपसे जुड़ने का मौका मिल सके।